हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश गुप्ता एमजी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सबसे पहले दो अवयवों का गुणनफल क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे तो आपको दो अवयव का गुणा करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि यदि ए तथा बी दो अवयव हों तो इनका गुणनफल ए बी तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या बी की, ठीक है, बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। फर्स्ट है कि यदि ए तथा बी दो अवयव हो तो इनका गुणनफल तभी संभव है, तब इनका गुणनफल ए बी तभी संभव है जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के इक्वल हो। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। ओके, एक मैट्रिक्स है हमारा ए इक्वल हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब क्या कह रहा है कि जब ए में स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या की इक्वल, अर्थात हम दूसरा मैट्रिक्स लेंगे बी। ठीक है, तो बी किस टाइप का होना चाहिए, जितना ए का स्तंभ है, मतलब 1 2 3, यहाँ का स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है, तो बी में पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 होनी चाहिए। चलिए हम लोग इसको भी लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव बी के पंक्तियों की संख्या की इक्वल है। यह 8 9 10 भी हो सकता है। ठीक है ना, हमको सिर्फ इतना देखना है कि जो मैट्रिक्स ए है इसके स्तंभ मतलब नंबर्स ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर्स ऑफ रो की इक्वल होना चाहिए। ओके, अब आगे है कि इसलिए यदि ए एम क्रॉस पी क्रम का तथा बी पी क्रॉस एम क्रम का अवयव हो तो उनके गुणनफल को ए बी इज इक्वल टू सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जब हम इसको गुणा कर देंगे तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे या सी मतलब कि एक नया मैट्रिक्स हमारे सामने बन करके आएगा। चलिए हम मानते हुए नया मैट्रिक्स क्या होगा हमारा सी। जब हम ए और बी का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, सी बनेगा। ठीक है ना, तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि जो m क्रॉस n क्रम का अवयव होगा कब होगा, जब अवयव जो अवयव ए है यह m क्रॉस p क्रम का हो और जो अवयव b है यह p क्रॉस n क्रम का। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लास्ट में p, तो m क्रॉस p का मतलब ये हो गया, ये नंबर्स ऑफ रो है और ये नंबर्स ऑफ कॉलम है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है, अब यहाँ पे बी में देखेंगे बी किस क्रम का होना चाहिए, p क्रॉस n, जहां पे p क्या है, फर्स्ट वाला होता है नंबर्स ऑफ रो एंड सेकेंड आपका आएगा नंबर्स ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये p इस p के इक्वल है। ठीक है ना, p और v, यहाँ पे कॉलम मतलब स्तंभ, इससे भी यह प्रदर्शित होता है कि अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के इक्वल होना चाहिए। और जो गुणा करने के बाद जो नया मैट्रिक्स हमारा बनेगा वो m क्रॉस n क्रम का होगा। किस क्रम का होगा, यहाँ पे दिया है कि वह m क्रॉस n क्रम का होगा। अर्थात यहाँ पे अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हमारा ये मैट्रिक्स कितना है, 2:3 कोटि का है। ठीक है, और ये बी क्या है, 3:3 कोटि का है। ओके, यहाँ हम देखेंगे तो ये p नंबर्स ऑफ p क्या है, इक्वल है, अर्थात इस मैट्रिक्स, ठीक है, इन मैट्रिक्स का जब हम गुना करेंगे तो जो हमारा मैट्रिक्स सी निकल करके आएगा ये किस कोटि का आएगा, 2:3 रो का कोटि बनेगा। अभी हम लोग इसको गुना करके कंफर्म करते हैं। फिर आगे दिया हुआ है तथा अवयव सी में अब गुना कैसे करते हैं, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है गुना कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अवयव सी में
आयव्य पंक्ति तथा जेवे स्तंभ का तत्व, ठीक है, जो ये हमारा नया मैट्रिक्स सी बनेगा, ए डॉट बी जो हम लोग गुणा करेंगे सी, अर्थात जो हमारा ये नया मैट्रिक्स बनेगा, इसके जो एलिमेंट्स होंगे ये कैसे प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि स्तंभ सी आई जे अवयव ए की आयव्य पंक्ति, मतलब जो पहला अवयव होगा उसकी आयव्य मतलब पहले पंक्ति का गुना क्या करेंगे, बी के जेवे स्तंभ से, मतलब इसके पंक्तियों का गुना इस अवयव बी के स्तंभों से करेंगे, और करने के बाद उनके संगत तत्वों के गुणनफल मतलब गुना करने के बाद के योग से प्राप्त होता है। चलिए हम लोग गुना करके देखते हैं। तो यहाँ पे ए बी जो हम लोग निकालेंगे तो क्या है, यहाँ पर हमने क्या बताया, जो फर्स्ट अब मैट्रिक्स होगा इसके पंक्तियों की संख्या जो बी के स्तंभों की संख्या के से गुना करना होगा। तो यहाँ देखिए 1 है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, तो बी के फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो से, ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो से गुना करेंगे। यहाँ पे सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ठीक है, एकदम चेंज हो जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए A11 का गुणा करेंगे ए के लिए, ये है किसमें गुना होगा, B11 में। अगर दूसरे रूप से देखें तो AIJ का हम लोग गुणा करेंगे किसके, BJI में। अब दोनों की क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, I और J की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम क्या हो गया आपका A12 का गुणा करेंगे तो B वाले के 2-1 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में इसका गुना होगा। तो इस तरीके से हम लोग 1 2 3 मैट्रिक्स ए का क्या ले लेंगे, फर्स्ट रो ले लेंगे, और मैट्रिक्स बी का क्या ले लेंगे, फर्स्ट कॉलम ले लेंगे 2 4 6। अब हम क्या करेंगे, क्रम से इनका इसमें गुना, इसका गुना इसमें और इसका गुना इसमें करेंगे। 2 1 जा 2, इसके बाद जब 4 का तो 4 गुनी कितना होगा 8, इसके बाद 6 3 मतलब 6 3 के 18, यहाँ पे 18 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। अब आते हैं, अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, अब इसी फर्स्ट रो का हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 कम 3 आपका यहाँ आ जाएगा, इसके बाद 5 का करेंगे 2 में, तो 5 2 जा 10 होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा आपका 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है, 3 का किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में, 7 3 जा 21। ओके, अब यहां हम देखेंगे, अब हम फर्स्ट रो का, अब फर्स्ट कॉलम में हो गया, सेकंड कॉलम में हो गया, अब हम फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसका भी गुना उसी तरीके से करेंगे, तो 8 का 1 में करेंगे, ठीक है ना, तो 8 1 जा 8 आपका यहाँ पे आएगा, प्लस यहाँ देखेंगे 9 का 2 में करेंगे, तो 9 2 जा 18, अब 10 का 3 में करेंगे कितना आएगा 30, ठीक है। अब आगे, अब इसी तरीके से अब सेकेंड रो का इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे, फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में करेंगे। ओके, तो 4 2 जा 8, यहाँ पे हमारा कितना आएगा 4 2 जा 8। अब 5 का करेंगे, 5 4 जा 20, फिर प्लस अब 6 का किसमें करेंगे, 6 में, 6 6 जा 36। अब फिर यहाँ पे देखेंगे, अब सेकेंड रो का किसमें, सेकेंड रो का हमारा फर्स्ट कॉलम में गुना हो गया, अब सेकेंड रो का हम लोग सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, ठीक है। तो 4 का गुना करेंगे 3 में, 5 का गुना करेंगे 5 में, और 6 का गुना करेंगे 7 में। ये हमारा हो गया 4 5 एंड 6। इसका हम लोग गुना किसमें करेंगे यार, सेकेंड कॉलम में, मतलब 3 5 एंड 7 में, ठीक है। तो इसका इसमें करेंगे, फिर 5 का 5 में करेंगे, फिर 6 का 7 में करेंगे। इस तरीके से हम सब करेंगे। तो 4 3 जा 12, प्लस 5 5 जा 25, प्लस 6 7 जा 42। ओके, अब इसी तरीके से अब हम सेकेंड रो 4 5 6 का गुना करेंगे किसमें, 8 9 10, थर्ड कॉलम में हम लोग गुना करेंगे। तो 4 8 जा 32, फिर 5 का 9 में करेंगे, तो 9 5 जा 45, फिर प्लस अब 10 का करेंगे 6 में, तो 6 10 जा 60,
16 जा 60। तो इस तरीके से हमारा गुना हो गया। अब यहाँ पे हमारा थर्ड रो नहीं है, तो अब हमारा गुना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ए बी इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐड करते हैं, तो 8 and 2 कितना होगा 10, 10 में जब 18 को ऐड करेंगे कितना होगा 28 प्लस, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36 and 8 कितना होगा 44, 44 and 20 कितना हो जाएगा 64। ओके, इसके बाद 10 प्लस 3 कितना होगा 13, 13 प्लस 21 होगा 34, फिर 12 एंड 42 जब हम इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 79 आएगा। फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 56 आएगा, और हम लोग इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 137। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आ जाएगा ए इंटू बी का 28, 34, 56, 64, 79, 137। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ए बी का हम गुना करेंगे, जो नया मैट्रिक्स मान लीजिए जो हमको सी मिलेगा, सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो किस क्रम का आएगा आपका m क्रॉस n क्रम का आएगा। m क्रॉस n यहाँ की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, तो 2:3 कोट का आएगा। ये किस कोट का आएगा 2:3। अब हम लोग देखते हैं क्या बात सही है। यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे भी 2 रो है और कॉलम की संख्या कितनी है 1, 2, 3, तो 2:3 का। इस तरीके से हम लोग अवयवों का गुना करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जाना कि अवयवों का गुणनफल किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, परंतु अवयवों के भी कुछ रूल्स होते हैं, अवयवों के गुणनफल के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। अब हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि क्या जो हमारे अवयव हैं वह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, ठीक है, क्या वे साहचर्य नियम का पालन करते हैं, क्या वे वितरण नियम का पालन करते हैं, क्या वे मिश्रण नियम का पालन करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में अध्ययन करते हैं, ताकि हमको अवयवों का गुना करने में और भी आसानी हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि क्या अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अवयवों का गुणनफल सामान्यतया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। जी हाँ, ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि अवयवों का गुणनफल सामान्यतया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यदि ए बी परिभाषित है, मान लीजिए यदि अवयव ए और बी, मतलब ए और बी का गुणनफल अगर हो भी जाता है तो कोई आवश्यक नहीं है कि बी का भी गुना ए में हो जाए, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं यदि ए बी परिभाषित है तो कोई आवश्यक नहीं है कि बी ए बी परिभाषित हो। तो आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है ए, ओके, कोई मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मान लेते हैं, ओके। और यहीं पे हम लोग एक मैट्रिक्स मान लेते हैं बी, बी इज इक्वल टू हम लोग मान लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी में क्या ए बी संभव है या नहीं, अर्थात हम ए का गुना बी में कर सकते हैं या नहीं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि किन्हीं दो मैट्रिक्स में ए बी तभी संभव है जब मतलब ए सबसे पहले कौन है यहाँ पे ए, मतलब ए के स्तंभों की संख्या लास्ट में कौन आया बी, बी के पंक्तियों की संख्या क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। क्या हम देख रहे हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, मतलब यहाँ कितने स्तंभ है 3 स्तंभ है। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है 1, 2 एंड 3, मतलब इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या की इक्वल है, अर्थात इन दोनों में ए बी क्या है संभव है, ए बी क्या है हमारा संभव है, अर्थात हम ए का गुना बी में कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, क्या बी ए संभव है या नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बी को लिख लेते हैं। बी इक्वल क्या है, हमने क्या यहाँ लिखा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ओके। अब हम लोग ए की वैल्यू को रख लेते हैं।
ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हमको क्या ज्ञात करना है, सेम मैट्रिक्स है, क्या बी ए पॉसिबल है या नहीं है। यहाँ हम लोग देखेंगे तो बी सबसे पहले कौन है बी, तो बी के स्तंभों की संख्या लेंगे तो कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। यहाँ पे कितने स्तंभ है, स्तंभों की संख्या 3 है। अब सेकंड में क्या ए, तो मतलब दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या की इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी पंक्तियां हैं R1 एंड R2, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, यहाँ पे कॉलमों की संख्या 3 है, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 2 है और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे बी ये संभव नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं संभव नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्रम विनिमय नियम सिद्ध हो जाता है कि यदि ए बी परिभाषित है, यदि ए बी परिभाषित है तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि बी ए बी परिभाषित हो। तो इस एग्जांपल के माध्यम से हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2। क्या है नंबर 2 में हमारा है साहचर्य नियम। जी हाँ, साहचर्य नियम क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा है कि अव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। जी हाँ, अव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है यदि वे गुणनफल के अनुरूप हों, यदि वे गुणनफल के अनुरूप हों। जैसा कि हमने फर्स्ट अभी रूल में पढ़ा है उसके अनुरूप हो। तो जैसे मान लीजिए कि कोई 3 मैट्रिक्स है, एक है आपका ए, एक है बी और एक है सी। ये 3 मैट्रिक्स हैं, ए है बी और सी। करा यदि ए इंटू बी सी, मतलब कि सबसे पहले हम बी में सी का गुणा करेंगे, फिर हम क्या करेंगे ए में जो बी सी का गुणनफल आएगा उससे गुणा करेंगे, वह इक्वल होगा किसके, ए बी डॉट सी के। अर्थात सबसे पहले हम क्या करेंगे उस ए बी का गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें फिर हम क्या करेंगे सी का गुणा करेंगे, तो दोनों क्या होगा इक्वल आएगा। लेकिन जो उनकी कोटियां होनी चाहिए, यहाँ पे सत्य जो उनकी कोटि होनी चाहिए वह है m क्रॉस n, मतलब जो फर्स्ट a है उसकी कोटि m क्रॉस n, सेकेंड b की n क्रॉस p और थर्ड c की p क्रॉस q के रूप की होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स नंबर तीसरे टॉपिक पर आते हैं जो है वितरण नियम। जी हाँ, अवयवों के गुणनफल के वितरण नियम। तो ये क्या होता है, इसमें इसका डेफिनेशन है कि अवयव गुणनफल का वितरण नियम, अवयव गुणनफल का वितरण नियम अवयवों के योग नियम का पालन करता है। जी हाँ, अवयव गुणनफल का वितरण नियम अवयवों के योग नियम का पालन करता है, अवयवों के योग नियम का पालन करता है। अर्थात यदि कोई 3 अवयव है, मान लीजिए एक तो ए हो गया, एक बी और एक सी, 3 अवयव है और तीनों अवयव इस प्रकार से हो कि पहला वाला जो ए अवयव हो ये किस कोटि का हो, m क्रॉस n कोटि का हो, जो b हो वह किस कोटि का हो, n क्रॉस p हो, और जो c हो वो भी क्या हो, n क्रॉस p कोटि का हो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a b प्लस c है, अर्थात b प्लस c को ऐड करके हमको क्या करना है, एक a में मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये इक्वल होगा, या तो इसको ऐड करके गुना करें या फिर गुना करके ऐड करें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अवयवों का गुणनफल, ठीक है, अवयवों का जो गुणनफल है वह वितरण नियम का पालन करता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में हमें रिप्लाई जरूर करें, ताकि हम आने वाले वीडियो में और भी बेहतर इंप्लीमेंट कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन को लेकर।